हाँ, जेई मेन के बच्चों का है कि वो किसी भी तरीके से अगर 100 मार्क्स प्लस में टच कर गए तो उनको डैम से और NIT सिल्चर मिल जाएगा। लेकिन वो 100 मार्क्स के लिए आपको भी एकदम लगे रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जैसे तैसे, हालांकि आप तो क्लास तो कर ही रहे हैं, क्लास में तो कोई कमी है भी नहीं, क्लास प्रॉपर वे में हो रहा है। लेकिन अगर क्लास में जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना भी कोई स्टूडेंट टेंटेटिवली कर ले, क्योंकि मैं हर रेंज का प्रॉब्लम लूँगा ही। सिर्फ थ्योरी पढ़ाने वाला टीचर नहीं है कि हाँ थ्योरी पढ़ा के आगे बढ़ जाऊँगा, उसे मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा। तो वहाँ पे भी अगर क्लास में ही आप सिंसियर रहते हैं तब भी काम चल जाएगा। क्वेश्चन बैंक तो कीजिएगा ही, बिना क्वेश्चन बैंक का होगा नहीं। ओके, देखिए तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ VS EPR थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट लिखिए, द शेप ऑफ ए मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। Yes, the shape of a molecule depends upon number of valence shell electron pair। तो मैंने कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर का बात किया, और बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन सा इलेक्ट्रॉन जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और बचा हुआ इलेक्ट्रॉन जो रहता है उसको क्या बोलते हैं। इसका मतलब है कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसमें दोनों आ गया। इसको ब्रैकेट में से लिख लीजिएगा। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर में कौन कौन सा काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। कोई बोलेगा क्यों, तो एक्चुअली बॉन्ड फॉर्मेशन में वैलेंस का इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही जाता है, करेक्ट। दैट्स वाई आज के बाद वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब वैलेंस बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। सेकेंड, अरे शेप ऑफ मॉलिक्यूल, खास करके ज्योमेट्री बोलना और भी सही रहता। शेप मतलब यहाँ पे मेरा माइंडसेट है ज्योमेट्री को लेकर, करेक्ट। तो ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल जिसके रिगार्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, या जिसका भी जो भी एटम का जो भी मेरा जिसके बारे में फोकस है, लाइक CH4 और मैं कार्बन का फोकस कर रहा हूँ, तो इसका हम लोग क्या देखेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। तो यहाँ से बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलकर ही क्या देगा, इस कार्बन का ज्योमेट्री देगा। तो सर आप ज्योमेट्री और शेप में थोड़ा कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो कन्फ्यूज नहीं है। एक्चुअल में जहाँ पे जिस एटम के बारे में हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं उसमें अगर लोन पेयर प्रेजेंट रहता है तो वहाँ पे ज्योमेट्री और शेप थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ज्योमेट्री फिर अलग रहता है और शेप अलग रहता है। सेकेंड पॉइंट लिखिए, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर। देखिए रिपेल करना भी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन आपस में क्या करेगा, रिपल्सन होगा। तो कोई भी सिस्टम वो मिनिमम स्टेबिलिटी में रहना चाहेगा या मैक्सिमम स्टेबिलिटी में। तो नेचर का रूल क्या है, एनर्जी रिपल्सन इंक्रीजेज, एनर्जी ऑल्सो इंक्रीजेज, बट अट्रैक्शन इंक्रीजेज, एनर्जी डिक्रीजेज। दो अलग रूल चलता है। तो रिपल्सन अगर मिनिमम कर दें तो एनर्जी मिनिमम हो जाएगा और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, दैट्स वाई एक दूसरे के पास आएगा या दूर जाएगा, दूर जाएगा। और इस तरीके से अपने आप को रीअरेंज करेगा। अभी तक इससे पहले जो हाइब्रिडेशन का क्लास चल रहा था, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द हाइब्रिडेशन, ठीक है, वो सिर्फ कार्बन के पॉइंट ऑफ व्यू से या हाइब्रिडेशन कैसे आया क्यों आया उस प्रॉपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहा था। अब कभी कभी आता है ना कि हाँ I3 माइनस का ज्योमेट्री बताइए, करेक्ट। एक क्वेश्चन कम से कम तो 4 टाइम्स रिपीटेड है। तो यहाँ पे I3 माइनस में कोई एक सेंट्रल एटम है, कैसे निकालते हैं उस चीज़ को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली चार्ज्ड।
since their electron clouds are negatively charged. Comma, the pair of electrons in valence shell repel one another because electron clouds are negatively charged, comma, this pair of electrons tend to occupy such position in a space. This pair of electrons tend to occupy such positions in a space that minimize repulsion and maximize distance between them. फिर से सच पोजीशन इन, पोजीशन के बाद ए बोला था स्टूडेंट, यहाँ देखिए, सच पोजीशन इन स्पेस सो दैट मिनिमाइज रिपल्सन एंड मैक्सिमाइज डिस्टेंस बिटवीन देम। एक और पॉइंट लिखिए, वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर। वैलेंस सेल, ये कुछ यहाँ देखिएगा, ये रूल नहीं है, ये कुछ पास्टुलेट्स है, एजम्पशन, ऐसे करके हम लोग सोच रहे हैं, ठीक है। द वैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर with the electron pair localizing on the spherical surface. The valence shell is taken as a sphere with the electron pair localizing on the spherical surface at maximum distance from one another. फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। द वैलेंस सेल इज टेकन एज ए स्फीयर। वैलेंस सेल को क्या सपोज करके काम करेंगे? स्फीयर, करेक्ट। और एटम का न्यूक्लियस स्फीयर के सेंटर में रहेगा। ये कुछ मैं ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा वैलेंस सेल ए है, स्फेरिकल है, और मेरा न्यूक्लियस यहाँ पे है, ठीक है एवरीवन। मान लेते हैं कि मेरे पास दो इलेक्ट्रॉन पेयर है। मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? डायमेट्रिकली अपोजिट मैक्सिमम डिस्टेंस हो सकता है ना। मान 3 पेयर है तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? 120 120 120 पे रखें, करेक्ट। अगर मेरे पास 4 है और sp3 है तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में देखा गया है वो एक दूसरे से कितना एंगल पर रहेगा? 109 109 109 डिग्री 28 मिनट 109 डिग्री 20, इस तरीके से रहेगा, करेक्ट। तो ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप लोग सेंटेंस पूरा कर लिए? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। द वैलेंस सेल इज टेकन एज, कुछ पॉइंट है जिसको जस्ट मुझे लिखवा देना है। द वैलेंस सेल इज टेकन एज अ स्फीयर विथ इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइजिंग ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। नेक्स्ट पॉइंट, in VS EPR theory, multiple bond is treated as single bond. इसको मैं बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। In VS EPR theory, multiple bond is treated as single bond. अब एक मिनट, तो सर मल्टीपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में क्यों ट्रीट करेंगे? कन्फ्यूजन हो गया ना आपको? तो भाई हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेशन नंबर। और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? डायरेक्टली एटम अटैच। तो एक्चुअली ज्योमेट्री के लिए पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिस्पॉन्सिबल नहीं रहता है। ज्योमेट्री कंट्रोल बाय सिग्मा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर। ज्योमेट्री नॉट डिसाइडेड बाय पाई बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड में सिंगल बॉन्ड, 3 मल्टीपल बॉन्ड, मान लो ट्रिपल बॉन्ड है, लेट अस सपोज, तो ट्रिपल बॉन्ड सिग्मा तो एक ही रहेगा, बाकी तो क्या रहेगा? पाई। अब पाई बॉन्ड, पाई इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, पहली बात। और डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा रहेगा, एक पाई रहेगा। आपको मतलब किससे रहेगा? सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर से पकड़ना होता है। दैट्स वाई उसमें शॉर्टकट में क्या बोल दिया गया? मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज, उसी में कंटिन्यू कर लीजिए। बिकॉज
ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, बिकॉज ओनली सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, नॉट पाई इलेक्ट्रॉन पेयर। आंसर मिल गया ना? अभी मैथ में सर का क्या पढ़ा रहे हैं? एप्लीकेशन ऑफ, प्लीज़ कैलकुलस पे ज़्यादा फोकस कर लीजिएगा स्टूडेंट, कैलकुलस और कोऑर्डिनेट बिल्कुल लाइटली मत लीजिएगा। और आज मैं फिर से मुरली सर को कॉल किया हूँ, इस मंथ के लास्ट तक जो स्ट्रेट लाइन का पार्ट छूटा हुआ है वो आकर कवर कर लेंगे, या ऑनलाइन भी ले लेंगे। 5 क्लास में तो हो जाएगा, 5 क्लास का यहाँ पर क्लास छूटा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ देखिएगा, जो भी नेक्स्ट पॉइंट है उसको बनाइए। VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर रिपल्सन, लिख लीजिए। ये किसका ऑर्डर है? तो आज के बाद कोई पूछेगा लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी? VSEPR थ्योरी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर ऐसा क्यों? तो मान लेते हैं, यहाँ देखिए, सपोज कीजिए सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ का बॉन्ड पेयर, यहाँ का बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर ऑफ ए बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी टाइटली बॉन्डेड है और अट्रैक्टेड है न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस के साथ ऑलरेडी। तो यहाँ ए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है या ए इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल है? ए ज़्यादा अवेलेबल है, ये 2 न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्टेड है, राइट? ये टाइटली बॉन्डेड है, बट ए तो फ्री है, ए भी अट्रैक्टेड है बट ओनली विथ ए, न्यूक्लियस ऑफ ए, नॉट विथ बी। इस दैट्स वाई यहाँ पे इसके बीच में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रिपल्सन ज़्यादा होगा। और लास्टली इसको आज के बाद रट जाएंगे कि लोन पेयर रिपल्सन ग्रेटर देन व्हाट? लोन पेयर बॉन्ड पेयर ग्रेटर देन बॉन्ड पेयर। अब इसमें भी बॉन्ड पेयर में 2 बात रहेगा। आपसे कोई पूछेगा सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर, सारे स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए हैं ना? एंड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर, कहां पे रिपल्सन ज्यादा होगा? ए रिपल्सन ज्यादा रहेगा, वजह पाई इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्डेड रहता है या लूजली बॉन्डेड रहता है? लूजली बॉन्डेड। ये लिखिए, ये कहीं पे हम लोग को काम में आएगा, ठीक है? तो मेरा सीक्वेंस है कि हाइब्रिडेशन केमिकल बॉन्डिंग खत्म करूंगा, यहाँ ध्यान सुनिएगा, और उसके बाद कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल, इस पर भी क्वेश्चन आता है, यहाँ पे ही खत्म करते चलूंगा MOT, मतलब एक सेक्शन डिवाइड किया था ना कि पहले इस सेक्शन को करेंगे उसके बाद उस सेक्शन में जाएंगे, ठीक है? हो गया? यहाँ पे ही एक सेक्शन बैक बॉन्डिंग वगैरह सब कुछ खत्म करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, 1-2-4 पॉइंट सिर्फ लिखवाना था, इसलिए लिखवा दिया गया। चलिए अब बातों को समझिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर, मान लेते हैं कि मैं ए पे फोकस कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू ए, मान लेते हैं कि ए का ही मुझे हाइब्रिडेशन बताना है, ज्योमेट्री, करेक्ट? तो इसमें 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो तरीका ए रहेगा
कि स्ट्रक्चर मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे मैंने ड्रॉ करके आपको दे दिया है, और तब आपसे पूछ रहे हैं कि मुझे इसमें कार्बन का बताइए, तो आप स्ट्रक्चर आपको पता है ना। यहाँ तो आप सामने देख रहे हैं कि 4 सिग्मा बॉन्ड है, राइट। दूसरा तरीका क्या रहेगा कि आपको ऐसे ड्रॉ करके नहीं दिया जाएगा, इस तरीके से ड्रॉ करके नहीं दिया जाएगा, ताकि देख के पता चल जाए कितना पाई बॉन्ड है और किसके साथ पाई बॉन्ड है। जस्ट लाइक दिस ऐसे दिया जाएगा NO3-, और तब पूछा जाएगा व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल। लेकिन यहाँ सपोज कीजिए ए दिए, मेरी बात को समझ में क्या बोलना समझाना चाह रहा हूँ, मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें हाइड्रोजन जो पूछा जाता है दो टाइप से क्वेश्चन क्रिएट किया जाएगा। पहला तो तरीका रहेगा कि NO3- दे दिए और तब पूछा व्हाट इज ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे कुछ सेट ऑफ पॉइंट बताएंगे आपको कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द सेंट्रल एटम, राइट, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज द सेंट्रल एटम। ये सब आप लोग भी थोड़ा बहुत जानते होंगे। लेकिन ये जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड द सेंट्रल एटम, वो सब चीज़ आपको बहुत फ्रूटफुल काम का रहेगा तभी रहेगा जब सेंट्रल एटम 1 रहेगा। कितना रहेगा? लेकिन किसी मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा सेंट्रल एटम रहेगा तो क्या वो जो फार्मूला आप जानते हो वो काम करेगा? यू आर गेटिंग टोटली कन्फ्यूज्ड। तो उस केस में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अतः पूछ रहे हैं इस कार्बन का क्या है sp3, इस कार्बन का क्या sp2, इसका क्या sp2, इसका क्या sp3। तो समझ में आ गया कि जो आप पहले से जानते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जानते होंगे कि हाउ टू फाइंड आउट द हाइड्रोजन ऑफ द सेंट्रल एटम, तो वो कब काम करेगा और कहाँ काम करेगा? जहाँ पे सेंट्रल एटम इज ओनली 1, मोर देन 1 रहेगा वहाँ पे काम वो नहीं करेगा। ठीक है, ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं रहता है, बट वो भी सी बात है कि सेंट्रल एटम 1 रहेगा तभी हम लोग ज़्यादा कंफर्टेबली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अभी मान लेते हैं कि आपको मैंने ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दे दिया, करेक्ट। उसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ कि व्हेन स्ट्रक्चर इज ऑलरेडी गिवन, स्ट्रक्चर अननोन नहीं है, स्ट्रक्चर नोन है, जस्ट लाइक दिस। तो उस केस में इसका निकालने का तरीका है, और मैं बोल दिया कि मुझे ए का चाहिए, किसके अराउंड ज्योमेट्री चाहिए? सेंट्रल एटम में क्या मान रहा हूँ, किसको? ए को। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का डिफिनेशन क्या है? डायरेक्टली अटैच। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। लोन पेयर सामने दिखा दिए हैं, कितना है? 1। और कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर का नाम क्या है? एस्टेरिक नंबर। कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और जितना एस्टेरिक नंबर रहेगा उतना ही तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा। लिख लीजिए नंबर ऑफ, यहाँ तक आइए लिखिए, एस्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब यहां देखिए इसका दूसरा तरीका, टोटल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? ध्यान से देखिए तो, पेयर नॉट इलेक्ट्रॉन। 3। लोन पेयर कितना? 1। अब बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर का नाम क्या दिया गया है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। वो कितना हो गया? 4। अब इन दोनों को आपस में कंपेयर कीजिए, नहीं था कि यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वही बॉन्ड पेयर है, जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या है? बॉन्ड पेयर। और लोन पेयर तो लोन पेयर एक ही बात है, दोनों जगह कॉमन हो गया। बट यहाँ जो स्टेरिक नंबर है वो एक्चुअली यहाँ का क्या है? VSEP, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। तो स्टेरिक नंबर और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर डिफरेंट कॉन्सेप्ट या सेम कॉन्सेप्ट? सेम कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ तक तो सब कुछ अच्छा चलते रहता, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो जाता। अगर हम लोग VSEP या थ्योरी में अगर कन्वेंशन नहीं लेके चलते तो अब आपसे पूछते कोऑर्डिनेशन नंबर, तो क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर भी डायरेक्टली एटम अटैच 3। लोन पेयर क्या होगा? 1। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा एवरीवन? 4। करेक्ट, ठीक है, मेरा यहाँ तक आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। बट जैसे ही इसमें इस मेथड में बॉन्ड पेयर, तो हो सकता है कि आप ये दोनों को काउंट कर लेते, तो 1 2 3 एंड 4। और लोन पेयर 1, और दोनों को ऐड कर लेते तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर 5 आता। तो रॉन्ग हो गया ना, मैच नहीं किया, बट मैच करेगा। बोलिए क्यों?
VSEPR थ्योरी में क्या बोले हैं, मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड रहेगा, मल्टीपल बॉन्ड, बट आपको सोचना क्या है, तो इन दोनों को मिलाकर 2 काउंट करना है या 1 काउंट करना है, क्यों, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन पेयर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री ऑफ द सेंट्रल एटम, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पे 4 काउंट करें या 3 काउंट करें, तो इन दोनों को मिलाकर कितना काउंट करेंगे, 1 काउंट करेंगे, ठीक है एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो 4 था वो गलत था, तो सही क्या रहेगा, बॉन्ड पेयर में कितना काउंट करना है, 1 2, इन दोनों को मिलाकर 1, मल्टीपल बॉन्ड ट्रीटेड एज सिंगल बॉन्ड, और लोन पेयर कितना हुआ 1, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितना हो गया, यहाँ पे बोर्ड पे ही इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि उसके बाद हाइपोथेसिस का क्वेश्चन अब आएगा पक्का, बट 200% गारंटी है छूटेगा नहीं, इतना सफिशिएंट यहाँ पे प्रैक्टिस कर लूँगा, और साथ में उसके साथ मेरा असाइनमेंट सॉल्व कर लीजिएगा, मच मोर हो जाएगा, एमओटी और एमओटी से और हाइपोथेसिस से मिलाकर, लक की बात है अगर हो सकता है इससे 4 क्वेश्चन आ जाए दोनों मिलाकर, एमओटी से 2016 में 3 क्वेश्चन आ गया था, और हाइपोथेसिस में भी बचा हुआ है, इसलिए, और ये ऐसा सॉफ्ट कॉर्नर है कि यहाँ से देखिए कुछ टॉपिक ऐसा है ना कि बहुत ईजी है, बट हर साल आता है, उसमें एक ये भी है, ठीक है। हटाएं से, अब एक पॉइंट लिखिए, फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री इज फिक्स्ड, for each hybridization geometry is fixed. एक और पॉइंट बनाइए, if lone pair is not present on central atom, if lone pair is not present on central atom, then geometry and shape around that central atom are almost same. एक और पॉइंट बनाइए, उसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, then geometry and shape around the central atom are different. इसको समझने के लिए 2 एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट। यहां देखिए, इसका तो एटलीस्ट इतना तो मोटा मोटी आपको आइडिया है, और इसमें मुझे कार्बन इज द सेंट्रल एटम, मैं बाद में लिख पाऊंगा, तो यहाँ पे इसका हाइड्रोजन क्या होगा, sp3, लोन पेयर है नहीं है, और अभी जस्ट मैंने बताया कि फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री को फ्रीज कर दिया गया है, ज्योमेट्री वेरिएबल नहीं रहेगा। और आज मैं बोल रहा हूँ कि sp3 के लिए टेट्राहेड्रल होता है, तो जहाँ भी किसी का भी sp3 मिलेगा टेट्राहेड्रल ही बोलना है, ठीक है। वेरिएबल रहेगा या फिक्स कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया है। तो यहाँ पे ज्योमेट्री क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल, और शेप भी अगर पूछा जाएगा तब शेप भी क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, ठीक है। यहाँ तक दिखाइए, इसको हटाएं,
यहाँ देखिए सब लोग, बोले कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, लोन पीरियड कितना 1, अस्टेरिक नंबर कितना हो गया 4, ऑप्शन क्या रहेगा sp3। तो ज्योमेट्री तो भाई फिक्स है ना, ज्योमेट्री sp3 के लिए क्या बोलना है, टेट्राहेड्रल, करेक्ट। ये हो गया कंप्लीट ज्योमेट्री। लेकिन अगर शेप पूछा जाएगा तो यहाँ देखिए, तो डिफरेंट होगा तो क्या होगा वो तो मैटर करेगा। तो यहाँ पे मेरा है नाइट्रोजन, ठीक है, और ये नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन, एक कैप जो है हाइड्रोजन मान लीजिए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, करेक्ट, और ये है लोन पेयर। हो गया sp3 टेट्राहेड्रल एग्जैक्ट ज्योमेट्री। लेकिन व्हेन लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम देन एट द टाइम ऑफ शेप अराउंड द नाइट्रोजन विदाउट लोन पेयर, जो आपको नजर आता है, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर प्रोवाइड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। जैसे शेप यहाँ पे टेट्राहेड्रल नहीं बोलेंगे, किसको, जहाँ पे लोन पेयर रहेगा तो लोन पेयर को हाइड करके जो नजर आएगा। तो बताइए यहाँ से इसे 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 मिलाइए, तो बेस क्या है ट्रायंगल, वेरी गुड। तो बेस क्या है ट्रायंगल। अगर यहाँ से लेकर गए यहाँ से लेकर गए तो यहाँ से प्लेन, यहाँ से प्लेन, यहाँ से प्लेन, 3 प्लेन जाके कॉमन पॉइंट में मिल रहा है। तो ये हो गया मिस्र का पिरामिड, है ना, वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ये आश्चर्यजनक चीज़ में काउंट होता है, पता है कि नहीं है, इसे हम लोग बचपन पढ़े थे, 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। 8th वंडर है कि रेजोनेंस NCERT में राइट एक पैराग्राफ है भाई, देखिए कि नहीं आप लोग, उसे पता ही नहीं चलेगा कि कुछ पता चलेगा, वहाँ से कोई सीख सकता है बच्चा हाउ टू ड्रॉ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जस्ट इमेजिन अब चीज़ों को कैसे इम्पोज कर दिया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं ट्रिकी एंड स्टाइलिश, और कॉन्सेप्ट प्लस एक अरेंजमेंट रहना चाहिए ना। देखिए मिक्स्ड कॉन्सेप्ट किसके लिए है, जो टीचर है वो चीज़ों को मिक्स कर लेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेगा, कोरिलेट कर लेगा। लेकिन बिगिनर के लिए नहीं लगता कि नॉमेनक्लेचर एक अलग चैप्टर बना देना चाहिए था, नहीं। नॉमेनक्लेचर क्या वहाँ पे क्या है, जहाँ जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे नेमिंग करते जा रहे हैं। तो क्या NCERT से भी नॉमेनक्लेचर सही से सीखा जा सकता है, मैं उसका बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो मैं पर्सनली फील करता हूँ वो मैं शेयर कर रहा हूँ। एनीवे, तो यहाँ पे विदाउट लोन पेयर कैसा नजर आएगा, ट्रायंगुलर पिरामिडल। ट्रायंगुलर, तो क्या ज्योमेट्री और शेप यहाँ पे सेम रहा, नहीं रहा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन पूछने वाला कमाल की बात यह है कि भाई अगर क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आपको अगर मैं क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ तो मेरा इस बात पे यहाँ पे जब इसका पूछेंगे हाइपोथेसिस रिलेटेड क्वेश्चन, तो मेरे दिमाग में चलना चाहिए कि ज्योमेट्री पूछे हैं शेप, क्योंकि इस केस में शेप और ज्योमेट्री सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। क्वेश्चन में शेप बोल देंगे और आंसर टेट्राहेड्रल लिख देंगे, क्या सही है। तो क्वेश्चन भी प्रॉपर ट्रांसपेरेंट क्लियर कट होना चाहिए। तो यहाँ लिखिए, एक लाइन लिखिएगा, नोट करके लिखिए। तो if lone pair present on central atom, if lone pair present on central atom, then arrangement of atoms around the central atom without lone pair, then arrangement of atom around the central atom without lone pair provides shape of the molecule, प्रोवाइड शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। तो अब तो क्लियर कट हो गया। तो यहाँ पे इसका शेप, हाँ, इफ लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल एटम, करेक्ट, देन अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड सेंट्रल एटम प्रोवाइड व्हाट, शेप ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका शेप क्या बोला जाए, टेट्राहेड्रल या ट्रायंगुलर पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल। अच्छा स्टूडेंट, अगर बेस स्क्वायर रहता और इसी टाइप का सिचुएशन रहता तब शेप क्या बोलते हैं, स्क्वायर पिरामिडल।
और बेस स्क्वायर रहता है, एक ऊपर में पिरामिड है एक नीचे में, तब क्या बोलते हैं? दो पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, करेक्ट। बेस अगर ट्रायंगल रहता और ऊपर भी है नीचे भी है, तब क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल, TBP। तब क्या बोलते हैं? ट्रायंगुलर। तो यहाँ पे जो भी सीख रहे हैं इस बात को ख्याल करके सीखिए कि ये बहुत विगरस यूज होने वाला है। बोलिए कौन सा चैप्टर में? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शुरू कर दूंगा दिसंबर में ही, ठीक है? नहीं, एंगल सेम उस पर आते हैं, एंगल सेम नहीं रहेगा अभी। अब शेप और ज्योमेट्री, एंगल इसका 107 होता है। क्यों होता है मैं बाद में बताता हूँ, ठीक है? ये दोबारा एग्जांपल लेकर आऊँगा। चलिए स्टूडेंट, अब यहाँ देखिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर स्टेरिक नंबर 2 रहेगा तो जनरली हाइड्रोजन क्या होता है? sp। और कितना आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ? 2। तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, मतलब आपके पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे 2 पेयर दिखाया। वो 2 पेयर लोन पेयर है, बॉन्ड पेयर है, या दोनों का कंबाइंड इफेक्ट? ये जो दिखाएंगे ना वो लोन पेयर मत मानिएगा। अस्टेरिक नंबर का मतलब 2 है, इसका मतलब मेरे पास अस्टेरिक नंबर अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर अलग है या सेम है? इसका मतलब अस्टेरिक नंबर 2 मतलब मेरे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 2, वो 2 वैलेंस, ये दोनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है। और अपने आप को अकॉर्डिंग टू VS EPR थ्योरी स्टेबलाइज करने के लिए मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो सकता है? बिल्कुल एक लाइन पे, करेक्ट। तो इसका ज्योमेट्री क्या कहलाता है? लीनियर। और इसका एंगल कितना रहेगा? इन जनरल एंगल कितना रहेगा? 180, करेक्ट। ये मैं ज्योमेट्री को फिक्स कर रहा हूँ। अगर स्टेरिक नंबर 3 रहेगा तो स्टेरिक नंबर बोलना, अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर बोलना, अलग बात है सेम बात? सेम बात है। तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा? sp2। तो आज के बाद अगर कोई sp2 के लिए बोलेगा कि ट्रायंगुलर प्लेनार क्यों हुआ, तो एक लाइन का आंसर देना है अकॉर्डिंग टू कौन सा थ्योरी, बस उसमें कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। तो इस ज्योमेट्री का नाम क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल या ट्राइगोनल प्लेनार? ट्राइगोनल प्लेनार। और अगर स्टेरिक नंबर 4 हुआ और ये एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट? इन जनरल बोल रहा हूँ, मतलब कम भी हो सकता है, ठीक है। अगर स्टेरिक नंबर 4 रहेगा देन इसमें 2 ऑप्शन है, DsP2 एंड sp3, बट DsP2 बाद में देखेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। दिस इज नॉट द राइट प्लेस, ठीक है। तो ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल। और मैं इसको अभी बॉन्ड एंगल नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ एंगल बोल रहा हूँ। किसी खास वजह से मैंने इसको अभी बॉन्ड एंगल नहीं बोला है। तो एंगल जनरली कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट। चलिए, अगर स्टेरिक नंबर 5 रहेगा देन, तो स्टेरिक नंबर 5 में डिफरेंट सिचुएशन होता है, बट अभी आप ये मान के चलिए sp3d, ठीक है। देखिए ये 3 इलेक्ट्रॉन पेयर मेरे व्हाइट बोर्ड में है, बाकी कितना बचा? 2। एक व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलरली ऊपर रहेगा और एक नीचे रहेगा, ऐसे। तो मान लेते हैं कि इसको ऐसे मिला देते हैं, तो क्या बन गया? ट्राइगोनल वन ऑफ द पिरामिड। और इसको भी अगर ऐसे मिला देते हैं तो फिर क्या बन गया? ट्राइगोनल। तो इसको क्या बोलिएगा? TBP, ट्राइगोनल
बाई पिरामिडल। ये मैं ज्योमेट्री का नाम लिखा, ज्योमेट्री इज व्हाट, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारा लिखना था। इस तरफ हटाएं। अच्छा, अभी आपको रेस्ट एंड मोशन जो पढ़ा रहा हूँ समझ में आता है? पक्का? तो एक्चुअली आपको पता भी नहीं चलेगा और फिजिक्स में आपका लेवल ऊपर हो जाएगा। दैट्स वाई कि देखिएगा रेस्ट एंड मोशन में नंबर ऑफ लेक्चर ज़्यादा रहेगा, बट एक्चुअली वो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो फिजिक्स बोरिंग नहीं है, लेकिन थोड़ा टफ है, क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है, कैलकुलेशन। जहाँ पर बच्चों को दिमाग पे भार पड़ता है ना, स्ट्रेस, यहाँ पे न्यूमेरिकल आ गया, थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाना आ गया, तो वो जानबूझ के क्या करते हैं, देखिए हम लोग भी क्या करते हैं, शॉर्टकट लेना चाहते हैं, बस किसी तरह कैरियर बन जाए। यकीन मानिए शॉर्टकट है ही नहीं। और आप पढ़कर कैरियर बनाना चाहते हैं, आप बिना पढ़े हुए कुछ कैरियर बनाना चाहते हैं, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, उसमें हो सकता है क्लिक कर जाए। बट इस समय तो इतना क्राउड है कि आप पहले तो अपने आप को मेंटली समझा लीजिए कि मुझे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप शॉर्टकट लेने का टेंडेंसी कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए वो राइट प्रोफेशन नहीं है डॉक्टर बनना। ऑपरेशन कर रहे हैं, शॉर्टकट ले लेते हैं राइट। 12 बजे रात में कॉल आ रहा है इमरजेंसी का, यार सोन रहे हैं, छोड़ दो, बेचारा वो ऊपर चला गया आपके सोने के चक्कर में। बहुत ऑनेस्ट प्रोफेशन है, टीचर, डॉक्टर, राइट। टीचर अगर शॉर्टकट लेना चाहिए, नहीं एक प्रॉब्लम छोड़ ही देते हैं। टीचर का सबसे पहले हैबिट होना चाहिए कि पेशेंस और प्लस नहीं, एक प्रॉब्लम एक्स्ट्रा ले लेते हैं क्लास में, तब तो खुल कर पढ़ा पाएगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। अब इसमें एंगल क्या रहेगा, या आंसर आप दीजिए। ये एंगल कितना रहेगा स्टूडेंट? 120। और ए कितना रहेगा? 90 रहेगा। तो इसका एंगल 90 और 120 दो अकाउंट में लिया जाता है, ठीक है, करेक्ट है ना? अब देखिए, स्टेरिक नंबर अगर 6 रहेगा तो आपके हाथ में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर है? 6। तो VS EPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्व किया गया कि अगर इस तरीके से अरेंज किया जाए तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डिस्टेंस पर रहेगा। तो ये स्क्वायर का कॉर्नर है, ठीक है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन पेयर स्क्वायर के कॉर्नर पर रहेगा। और मान लीजिए कि मेरा स्क्वायर ये व्हाइट बोर्ड में है, तो 4 तो आ गया यहाँ पे स्क्वायर के कॉर्नर पे, और 2 रहेगा, एक जस्ट एबव द प्लेन और एक दूसरा बिलो द प्लेन। करेक्ट है? तो यहाँ देखिए, इसको मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, क्या बन गया? स्क्वायर पिरामिडल। और इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, इसे मिलाइए, तब क्या बन गया? एक और स्क्वायर पिरामिडल। इसका मतलब है स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो स्टूडेंट आप ज्योमेट्री के लिए ये भी यूज कर सकते हैं, बट खास करके स्टेरिक नंबर 6 के लिए एक खास नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, और आई विल सजेस्ट कि उसी को यूज कीजिएगा। ऊपर में कितना प्लेन? 4 प्लेन। और नीचे में कितना प्लेन? वो 4 प्लेन समझ रहे हैं ना? तंबू देखते हैं, टेंट भाई देखते होंगे यूट्यूब पे, बहुत लोग जाते हैं विजिट करने के लिए, जंगल वगैरह में टेंट लगाते हैं, राइट। तो उस तरीके से इधर से इधर से इधर से इधर से, राइट। कितना हो गया? 4, और नीचे 4, कितना प्लेन? 8। और प्लेन के लिए टर्म यूज करते हैं हेड्रल, और 8 है तो क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ये टर्म ज़्यादा फेमस है इसके लिए। अब आप अगर रिजिड नहीं सर ये भी होगा तो मैं आपको बिल्कुल यस बोलूँगा, बट जनरली कौन सा टर्म ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन में आ सकता है? ऑक्टाहेड्रल। तो इस पर 2 बार टिक करते हैं। ये भी करेक्ट है, बट ज़्यादा करेक्ट इसको मान के चलिए, ये ज़्यादा यूज होता है, ठीक है, बट बोथ आर इक्वली करेक्ट। हाँ, अब इसका ऑप्शन क्या रहेगा? देखिए इसका ऑप्शन D2sp3 भी हो सकता है,
बट D2sp3 ये सब हम लोग बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दिस तो नॉट द राइट प्लेस, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ आप sp3 D2 जानिए। और स्टेरिक नंबर अगर 7 रहेगा तो D3sp3 भी होता है और sp3, बट अभी मैं इसको लेकर चल रहा हूँ। यहाँ देखिए ये रेगुलर पेंटागन है एवरीवन, और रेगुलर पेंटागन के कॉर्नर पे, ये मैं खुद के मन से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ये VSEPR थ्योरी डिसाइड किया है, राइट। कितना इलेक्ट्रॉन पेयर खर्च हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर 5। अब आपके हाथ में कितना बचा, 2। एक कहाँ रहेगा, ऊपर, और दूसरा कहाँ रहेगा, नीचे। तो आपको नहीं था कि आपका बेस पेंटागन है, तो यहाँ से अगर इस पॉइंट से सारे कॉर्नर को मिलाइएगा तो जो बनेगा पिरामिड, उसका नाम रहेगा पेंटागोनल पिरामिडल, राइट। तो ऐसा दो, एक बनेगा या 2 बनेगा, इसका क्या हो जाएगा ज्योमेट्री, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो यहाँ तक ही तो हम लोग का स्टेरिक नंबर है। और मैंने सबसे बड़ा पॉइंट मैंने क्या लिखवा दिया कि आज के बाद फॉर ईच हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री वेरिएबल या फिक्स्ड, शेप वेरिएबल हो सकता है बट ज्योमेट्री क्या रहेगा, फ्रीज कर दिया गया। तो एक बार बोल दीजिए, स्टेरिक नंबर 2 के लिए क्या बोलेंगे, लीनियर, 3 के लिए ट्राइगोनल प्लेनार, 4 के लिए और भी होता है, स्क्वायर प्लेनार भी होता है, लेकिन sp3 के लिए क्या होगा, टेट्राइडल। 5 के लिए जो यहाँ पे लिखवाए हैं TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 6 के लिए ऑक्टाइडल, 7 के लिए पेंटागोनल बाइपिरामिडल। याद रहेगा ना। चलिए अब लिखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल, determination of geometry of molecule if central atom is only one, if central atom is only one, नाइन्टी 99% चांस है कि नेक्स्ट जो नीट का सिलेबस रहेगा आपका वो नॉमेनक्लेचर और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म रहेगा, नॉमेनक्लेचर प्लस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और अगर 45 क्वेश्चन रहेगा तो दोनों का इक्वली वेटेज रहेगा, इवन आइसोमेरिज्म के से ज़्यादा दूंगा क्वेश्चन, लेकिन जितना पढ़ाया हूँ उसी से दूंगा, उससे इधर उधर कुछ भी नहीं। तो नॉमेनक्लेचर से मोटा मोटी मान के चलिए 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन नॉमेनक्लेचर से और 25 स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म से, ठीक है। और फिजिक्स में सिलेबस कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टेट और गॉस लॉ तो हो गया, तो कैपेसिटर है। कैपेसिटर का असाइनमेंट सर सॉल्व कर दिए है ना। चलिए जो मैं बोला हूँ मुझे याद है कि मैं इलेक्ट्रोस्टेट, गॉस लॉ, कैपेसिटर का एक क्विक रिवीजन करवाऊंगा, बट पहले पढ़ते रहिए। एक बार चीज़ों को बाइंड अप करते हैं, फिर जो भी मैं बोल रहा हूँ क्लास में वो सब कुछ पढ़ा कर भेजा जाएगा। ये तो पहला पॉइंट बनाइए। लेकिन ये जो लिखवा रहे हैं किसके लिए, हाउ मेनी सेंट्रल एटम, 1, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम is the central atom, less electronegative atom is the central atom, and hydrogen never treated as central atom, and hydrogen never treated as central atom. Second point, find total number of valence electron. Find total number of valence electron। ये जो लिखवा रहे हैं ना, ऐसा ही आपको कॉन्सेप्ट
लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ओल्ड थ्योरी जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में भी ये सब पॉइंट आएगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिर्फ सेंट्रल एटम का या उस मॉलिक्यूल का टोटल, पूरे मॉलिक्यूल का टोटल, ठीक है। थर्ड, फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। लोन पेयर इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस 8 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर और 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर। ये 2 सिर्फ किसके लिए है? ओनली फॉर हाइड्रोजन। बाकी सबके लिए कितना लिखिएगा? हाइड्रोजन अपना ड्यूलेट फुलफिल करता है और दूसरा क्या फुलफिल करता है? ऑक्टेट। तो दूसरे के लिए क्या लेना है? 8, और हाइड्रोजन के लिए क्या लेना है? 2, ठीक है। मान लेते हैं कि सराउंडिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर निकाले तो मतलब टोटल नंबर ऑफ एटम डायरेक्टली अटैच विद सेंट्रल एटम वो हाइड्रोजन है, तो उसके लिए वहाँ पे 8 यूज करेंगे या 2 यूज करेंगे? 2 यूज करेंगे, और डिवाइडेड बाई 2। देखिए ये ट्रिक है, ये कोई रूल नहीं है, ये कुछ मैं ट्रिक डेवलप किया आपके लिए, दैट्स व्हाई कि फास्ट आप सॉल्व कर सके चीज़ों को, करेक्ट। तो आपके पास क्या क्या निकल गया? लोन पेयर निकल गया और कोऑर्डिनेशन नंबर। तो क्या यहाँ पे अस्टेरिक नंबर नहीं निकाल लेंगे? अस्टेरिक नंबर इक्वल टू व्हाट? कोऑर्डिनेशन नंबर प्लस लोन पेयर। और अस्टेरिक नंबर फाइंड आउट हो गया, तो क्या यहाँ से ऑप्शन बता पाएंगे? ठीक है। अब देखिए एक और जो स्टेप मैं बोल रहा हूँ वो एक्चुअली इसका यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, बट इस पे भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अराउंड द सेंट्रल एटम इक्वल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम माइनस कोऑर्डिनेशन नंबर, लिख लीजिएगा। बट ऑक्सीडेशन स्टेट का मैं मॉडुलस लिया हूँ, ध्यान से देखिएगा, मतलब अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव व्हाट? पॉजिटिव। तो सर पाई बॉन्ड का रिक्वायरमेंट था क्या? पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, तो एग्री, पाई बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ज्योमेट्री, बट पाई बॉन्ड और पाई, अगर 2 पाई बॉन्ड है तो उन दोनों पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को मैक्सिमम डिस्टेंस पर रखना होता है, तो वहाँ पे हम लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। हो गया ना? इसको हटाया जाए। हेडिंग क्या था स्टूडेंट? मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रक्चर था या ज्योमेट्री था? ज्योमेट्री के साथ, हाँ ज्योमेट्री के साथ ब्रैकेट में स्ट्रक्चर भी लीजिए, तो इसमें पहले से स्ट्रक्चर नॉट गिवन नहीं है, करेक्ट। फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ देखिएगा आप लोग, सम एग्जाम्पल। CCl4, करेक्ट। नहीं पता है कि इसमें सिग्मा है या पाई है, नहीं पता है। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? पहले तो सेंट्रल एटम, विच वन इज द सेंट्रल एटम? कार्बन, करेक्ट। व्हाट द कोऑर्डिनेशन नंबर? 4। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट काउंट कर पाएंगे? कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और एक क्लोरीन का होता है 7। कितना क्लोरीन है? कितना हो जाएगा? 32। लोन पेयर इक्वल टू 32 माइनस, बोलिए अभी जस्ट फार्मूला दिए हैं, 8 इंटू 4 और डिवाइड बाई 2, कितना हो जाएगा? 0। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये जो लोन पेयर निकालते हैं, अब आपसे देखिए यही पूछा गया है जेईई मेन में, वो लोग ऐसे ऐसे बात में आपको फंसा देंगे, मतलब वो प्रॉपर आपको रीड कर रहे हैं स्टूडेंट का माइंडसेट को, क्योंकि उनको भी पता है कि स्टूडेंट टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आगे बढ़ रहा है, राइट।
कोचिंग के टीचर सिखा रहे हैं ताकि ज़्यादा फास्टली सॉल्व हो सके। अब इसमें क्वेश्चन पूछेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, आप आंसर क्या लगा के आइएगा, ये लगा के आइएगा ना। बट उनका क्वेश्चन क्या रहेगा, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCL4। क्वेश्चन का सेंटेंस मेरा ये है, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCL4। और आपको तो मैंने ये सिखाया, आपको नजर आया 0, और एक ऑप्शन 0 भी रहेगा, बट करेक्ट आंसर रहेगा 12। उनका क्वेश्चन में नहीं था कि टोटल हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल टर्म। ये जो निकालते हैं ये लोन पेयर किसका, कहाँ का लोन पेयर बताया गया है, सेंट्रल टर्म का, टोटल नहीं है। करेक्ट। तो दिस इज ये फार्मूला से, यहाँ इस फार्मूला से जो लोन पेयर है वो किसका है, सेंट्रल टर्म का। मेरा क्वेश्चन क्या था, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCL4। तो नहीं लगता कि यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है, और यहाँ भी 3 है। करेक्ट। तो टोटल नंबर ऑफ, अब इस क्वेश्चन को 2 तरीके से, अगर क्वेश्चन रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल टर्म देन आंसर इज 0, बट अगर रहेगा नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इन CCL4 देन इज इट द आंसर इज 0, या ये 12 रहेगा, 3 3 6 3 9 3 12। करेक्ट है ना। तो अब डिफरेंस समझ में आ गया, टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर और टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल टर्म। तो इस फार्मूला से किसका निकलता है, तो जहाँ पे रूल लिखवा रहे थे ना पॉइंट, उसमें लिख दीजिएगा लोन पेयर वो सेंट्रल टर्म का है, टोटल नहीं है। ठीक है ना। देना स्टेरिक नंबर कितना हो गया, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा। और ऐसे भी मेरा सेंट्रल टर्म कार्बन है, तो कार्बन के पास डी ऑर्बिटल है क्या, तो ऐसे भी तो sp3 होगा। और जैसे ही sp3 हुआ तो sp3 की ज्योमेट्री तो फिक्स है ना एवरीवन, क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप, तो सर यहाँ पे सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, राइट। इफ लोन पेयर इज एब्सेंट ऑन सेंट्रल एटम तो ज्योमेट्री और शेप डिफरेंट रहेगा, सेम रहेगा। यहाँ पे ज्योमेट्री और शेप यहाँ पे सेम ही होगा, और वो क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल। एंड व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल, यहाँ पे बिल्कुल सिमेट्रिकल सिचुएशन है। करेक्ट, 109 डिग्री, यहाँ पे एग्जैक्टली बॉन्ड एंगल होगा इस केस में 109 डिग्री 28 मिनट। इसको हटाया जाए। ओके, NH3 which one is the central atom, नाइट्रोजन। कोऑर्डिनेशन नंबर 3। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बोलिए फर्स्ट, 5 + 3 इक्वल टू व्हाट, 8। लोन पेयर 8 - 2 × 3 करेंगे ना। हाइड्रोजन है, क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर जिसके लिए निकाले वो किसका कोऑर्डिनेशन नंबर है, हाइड्रोजन का है। कोऑर्डिनेशन मतलब द एटम डायरेक्टली अटैच विद सेंट्रल एटम। तो हाइड्रोजन के लिए क्या यूज करना है, 8 या 2, और डिवाइड बाई 2 हाउ मच। ये जो लोन पेयर 1 आया वो किस पे आया, नाइट्रोजन पे आया। करेक्ट, सेंट्रल एटम का। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 + 1 = 4। देन हाइड्रोजन बिकम्स व्हाट, sp3। sp3 का ज्योमेट्री फिक्स है, क्या बोलिएगा, टेट्राहेड्रल। व्हाट अबाउट शेप, यहाँ पे देखिएगा शेप के टाइम पे किसको हटाकर किसको हाइड करके सोचना है, विदाउट लोन पेयर जो नजर आएगा। तो विदाउट लोन पेयर क्या नजर आएगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। ये है शेप।
ठीक है ना, करेक्ट हो गया। चलिए अब ये बॉन्ड एंगल, ये तो बॉन्ड एंगल है ही नहीं, बॉन्ड एंगल के लिए 2 बॉन्ड चाहिए। ये भी एक मिस्टेक है, मैं जानबूझ के ऐसा काम किया। ये बॉन्ड है क्या? इसको बॉन्ड एंगल बोलेंगे? आप बोलिए। बॉन्ड एंगल होना चाहिए था, शुड बी व्हाट, होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट यहाँ पे 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होगा। वजह स्टूडेंट, तो एक्चुअल में सिचुएशन इज जस्ट लाइक दिस। यस, सिचुएशन कुछ ऐसा है, नहीं कैसा है, ऐसा। तो यहाँ पे बॉन्ड पे रिपल्सन भी तो हो रहा है, बॉन्ड पे रिपल्सन। तो बॉन्ड पे रिपल्सन से क्या होगा, बॉन्ड एंगल बड़ा होना चाहेगा। ऊपर से इसको प्रेस कौन कर रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, कौन डोमिनेट रहेगा, समझ में आ गया। अकॉर्डिंग टू विच थ्योरी, बीएससी पेयर थ्योरी। दैट्स वाई जितना होना चाहिए उससे थोड़ा कम कंप्रेस हो जाता है। तो होना चाहिए था 109 डिग्री 28 मिनट, बट होता है, इसको रट जाना है, होता है 107। इसको एकदम रट्टा मार लीजिए, ठीक है, बहुत बार पूछा हुआ है। लिखिएगा, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन, जो डोमिनेट है उसी का नाम लेंगे, ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। हो गया ना। अब यहां देखिएगा, बोलिए सेंट्रल एटम कौन है, कार्बन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के पास 4 + 3, और पूरे मॉलिक्यूल पे 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का प्रॉफिट हुआ होगा, किसी दूसरे का एक्स्ट्रा आ गया होगा। तो इसमें क्या करेंगे, कितना हो जाएगा 8, और लोन पेयर कितना होगा एवरीवन, ये लोन पे जो निकालेंगे 8 - 3 कितना लिखे, 2 × 3 ना, और डिवाइड बाई 2 इक्वल टू व्हाट, 1। ये 1 किस पे, बोलिए सेंट्रल एटम पे, कार्बन पे, राइट। तो स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा, 3 + 1 इक्वल टू व्हाट, 4। देन ऑप्शन sp3। तो ज्योमेट्री क्या होगा, टेट्राहेड्रल। याद है पिछले क्लास में आपको बताए थे कि कोई भी कार्बन अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बनाता है, इट मस्ट बी sp3, बट इट रिवर्स मे और मे नॉट। इस कार्बन का ऑप्शन कितना है, sp3, बट क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है, नहीं। इसका उल्टा हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता है। CH4 में 4 सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है, बट फिर भी ज्योमेट्री क्या है, sp3, करेक्ट है ना। इसलिए कहीं पे अगर कोई सेंटेंस टीचर बोल रहे हैं, इसका मतलब वहाँ पे अगर एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाद में एक्सप्लेन करेंगे राइट प्लेस पे, तो ये राइट प्लेस था। बोलिए व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल, शेप पहले बोलिए, शेप क्या टेट्राहेड्रल रहेगा या इस लोन पेयर को हाइड करके, विदाउट लोन पेयर शेप क्या रहेगा, ट्राइगोनल पिरामिडल। नहीं तो इसका शेप और अमोनिया का शेप दोनों का शेप है, सेम है। इसका शेप और अमोनिया का डिफरेंट शेप है या सेम शेप है, ज्योमेट्री सेम है, सॉरी ये अमोनिया का और इसका ज्योमेट्री भी सेम है, टेट्राहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल, और शेप भी क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ भी कार्बन पे 1 लोन पेयर, वहाँ भी नाइट्रोजन पे 1 लोन पेयर। तो शेप इसको बोलेंगे, बोलिए ट्राइगोनल पिरामिडल। एंड मोटा मोटी बॉन्ड एंगल ऑलमोस्ट आसपास मानिए, हो गया ना। H2O, which one is the central atom, ऑक्सीजन, राइट। और कोऑर्डिनेशन नंबर 2,
टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, लोन पेयर ऑन सेंटर एटम 8 माइनस 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, एस्टेरिक नंबर 4। हाइसन ज्योमेट्री तो फिक्स है ना, ज्योमेट्री क्या बोलिएगा, टेट्राहेड्रल। तो ऑक्सीजन के अराउंड 4 सिमेट्रिकल टेट्राहेड्रल पोजीशन है जहां पे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर को बैठाएंगे, लोन पेयर को नहीं। तो एक तो जगह हम लोग हाइड्रोजन को दे देंगे स्टूडेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन तो 2 पोजीशन हो गया, अब बाकी 2 पोजीशन पे कौन रहेगा। इसका मतलब इन केस ऑफ वाटर ऑक्सीजन पे जो लोन पेयर है वो प्योर ऑर्बिटल में है या sp3 ऑर्बिटल में है। आपने अकाउंट में लिया ना इसको, इसके लोन पेयर को आपने अकाउंट में लिया स्टेरिक नंबर में। स्टेरिक नंबर में अकाउंट में लेने का मतलब उसको हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करेंगे, तो कहाँ प्रेजेंट रहेगा हाइब्रिड। आपके लिए घर, आप इसके लिए घर बना रहे हैं, इसको जोड़कर, राइट, 2 + 2 = 4 घर बना दिए, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 4 बॉक्स। तो उस बॉक्स में हम लोग लोन पेयर को रखेंगे, तो दिस 2 लोन पेयर प्रेजेंट इन sp3 ऑर्बिटल, करेक्ट। अब बताइए शेप क्या होगा। तो शेप के टाइम पे इन दोनों को छोड़ दीजिए, अब तब कैसा नजर आएगा, एंगुलर बोलिए या वी शेप बोलिए, एक ही बात है, ठीक है। तो शेप और ज्योमेट्री यहाँ पे सेम था या डिफरेंट था, डिफरेंट था। तो शेप एक्चुअल में हम लोग उस चीज़ को रेफर करके बोलते हैं जो आसपास देखते हैं, जिसे कोलेट कर सकें। तो इसका शेप के लिए कहीं कहीं पे एंगुलर लिखा रहता है, एंगल के जैसा, और कहीं कहीं पे वी शेप। तो लिख लीजिए शेप इज वी शेप और एंगुलर। चलिए व्हाट अबाउट बॉन्ड एंगल। अमोनिया में एक ही लोन पे प्रेस कर रहा था, यहाँ पे 2 लोन पेयर, तो इसका बॉन्ड एंगल 107 रहेगा या उससे भी कम हो जाएगा, उससे भी कम हो जाएगा। तो इसका बॉन्ड एंगल 104 डिग्री और 105 डिग्री के बीच में होता है आसपास। तो हम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करके एवरेज ले लेंगे, कहीं कहीं पे 104 लिखा था, कहीं कहीं पे 105 रहता है, हम लोग इसका बीच का ले लिए 104.5 डिग्री। तो यहाँ से नेक्स्ट क्लास आज का इतना ही। इसका मतलब है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट सिर्फ प्रैक्टिस होगा, थ्योरी नॉट ए सिंगल लाइन। वहाँ पे ही प्रॉब्लम में ही कुछ कुछ बात आते रहेगा, उसको पढ़ाया जाएगा। और अगला 2 क्लास सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, इतना प्रैक्टिस कर लेंगे कि वही आपके लिए मच मोर हो जाए। और फिर वहाँ के बाद कहाँ इन करूँगा, MOT। फिर क्या पढ़ाएंगे, कंपेरिजन ऑफ बॉन्ड एंगल। फिर क्या पढ़ाएंगे, बैक बॉन्डिंग। फिर पढ़ाएंगे ड्रैगो रूल। ठीक है, ये सब कवर करते हुए आगे निकलेंगे। और आप लोग को ये सब तो याद रहता है ना कि कितना टॉपिक केमिस्ट्री का चल रहा है, खिचड़ी तो नहीं हुआ है।